नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां लॉ से रिलेटेड आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज हम ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे। जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, हम उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो हर तरह की आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन थे, समय 2 घंटे था और 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो देख लीजिए, आप अपने स्कोर चेक कर लीजिएगा कितना स्कोर है, और जिसका भी जितना स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट में करिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो, और जो कोई भी डाउट वाला है तो आप उसको चेक करिएगा और मुझे कमेंट करिए, बताइएगा, उसको विद प्रूफ के साथ बताइएगा कि ये इसका था, और उसका आंसर हम अगली वीडियो में सही कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा लेखाओं के परिनिर्धारण का अधिकार न्यासियों को देती है। तो परिनिर्धारण का अधिकार न्यासियों को कौन सी धारा देती है? सेक्शन 35। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सेक्शन 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम की 1882 की कौन सी धारा न्यासी को व्ययों की क्षतिपूर्ति कर लेने का अधिकार का वर्णन करती है? तो ये कौन सी है? सेक्शन 32। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यासी की शक्तियों का डिक्री द्वारा निलंबन से संबंधित है? तो शक्तियों का डिक्री द्वारा निलंबन से संबंधित कौन सी धारा है? सेक्शन 45। ऑप्शन डी। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यासी प्रतिग्रह कर लेने के पश्चात त्याग नहीं कर सकता से संबंधित है? त्याग नहीं कर सकता से संबंधित है, तो सेक्शन 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा घोषणा करती है कि न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता? तो न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता 46 धारा है, सेक्शन बी, तो सॉरी, हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है, सेक्शन 47। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यासी की विवेकाधीन शक्तियों का नियंत्रण से संबंधित है? तो विवेकाधीन शक्तियों का नियंत्रण से संबंधित कौन सी धारा है? सेक्शन 49, 49। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा हिताधिकारी के भाटकों और लाभों से संबंधित है? तो हिताधिकारी के भाटकों और लाभों से संबंधित कौन सी धारा है? सेक्शन 55। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 60 संबंधित है। तो धारा 60 जो किससे संबंधित है? यह अधिकार के न्यासी उचित हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले हिताधिकारी के दायित्व से संबंधित है? तो न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले हिताधिकारी के दायित्व से कौन सी धारा संबंधित है? सेक्शन 68। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धाराएं न्यासी का पद रिक्त हो जाने के विषय के बारे में वर्णन करती हैं? तो ये है सेक्शन 70 से 76। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा अवैध प्रिजन के लिए अंतरण से संबंधित है? अवैध प्रिजन के अंतरण से संबंधित कौन सी? 84 है, सेक्शन 84। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत प्राथमिकताएं के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन बी होगा इसमें, जहां साम्य समान है वहां समय की दृष्टि से पूर्व अविभावी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रमुखवाद एसवी बनाम वाइट 1704 संबंधित है। ये किससे संबंधित है? साम्य विधि का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साम्य विधि का अनुसरण करता है। अगला है, प्रमुखवाद पेन बनाम बाल्टीमोर 1750 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साम्य विधि का शोधन है? साम्य विधि का शोधन है क्योंकि विधि अपनी व्यापकता के कारण दोषपूर्ण होती है। तो ये किसने कहा था? अरिस्टोटले। ठीक है, अरस्तु ने ये कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साम्य समस्त विधि की आत्मा तथा अंतरात्मा के रूप में करते हैं। साम्य समस्त विधि की आत्मा तथा अंतरात्मा के रूप में करते हैं। इसके द्वारा विध्यात्मक विधि का अर्थ लगाया जाता है और प्राकृतिक विधि की रचना की जाती है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वह नियम का यथार्थ तथा सुस्थित अर्थ है। साम्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो साम्य की यह परिभाषा ब्लैकस्टोन ने दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
रोम में शाम्य का प्रवेश किसके द्वारा किया गया? तो रोम में शाम्य का जो प्रवेश है वो प्रिएटर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, किसने कहा था विधि की नदी जिसका उद्गम चांसरी न्यायालय था वह एक ऐसे जलबंध में पहुंचती थी जिसके रक्षक सामान्य विधि के न्यायाधीश होते थे और दूसरी ओर केवल एक मंद तथा सूक्ष्म धारा ही निकल पाती थी। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हेनबरी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी, ब्लैकस्टोन नहीं है, हेनबरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से, ये दोनों क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो आप इसको चेक करके बताइएगा कि आप कौन सा सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिए गए हैं। वैसे इसका जो है साम्य का मूलार्थ भाव है तो वो वैसे ऑप्शन बी है, प्राकृतिक नियमों, निष्पक्षता तथा न्याय का आधारित यथार्थ और प्राकृतिक नियमों की निष्पक्षता और सच्चाई। ये बी और सी दोनों दिख रहे हैं, लेकिन आप इसको क्लियर करके कंफर्म करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और हाँ, पिछले लास्ट क्वेश्चन पेपर में जो हमने लेवल लॉ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें एक दोस्त ने बताया कि मजूर महाजन संघ का जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। वो 1916 में स्थापना हुई थी उसकी, अहमदाबाद में। तो वो आपको पता, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, मजूर महाजन संघ की स्थापना। ठीक है, तो वो अहमदाबाद में जिसकी स्थापना हुई थी वो गुजरात के श्रमिकों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साम्य। तो साम्य क्या है? अंतःकरण को प्रेरित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साम्य अंतःकरण को प्रेरित करती है। आगे है, साम्य संबंधित है। तो साम्य किससे संबंधित है? शुद्ध अंतःकरण से। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंग्लैंड में साम्य का उद्भव है? मतलब साम्य का उद्भव इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार होगा। तो स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार क्या होगा? वॉइड होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्वतंत्र सहमति में आवश्यक तत्व हैं कि जब वह निम्नलिखित द्वारा नहीं कारित की गई हो। तो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्यक असर परिभाषित है। तो असम्यक असर जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 में परिभाषित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यासी का न्यास को निष्पादित करना वर्जित है? तो ये है सेक्शन 11। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, न्यासी का हिताधिकारी के प्रतिकूल हक खड़ा न करना भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा में वर्णित है। तो हक खड़ा न करना ये है ऑप्शन बी सेक्शन 14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यास का अस्तित्व बना रहना किस धारा में दिया गया है? तो न्यास का अस्तित्व बना रहना ये सेक्शन 76 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की अधिनियम की कौन सी धाराएं न्यासी कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन करती हैं? तो कौन सी धाराएं? 11 से 30 चैप्टर 2 में है ये। आगे है, भारतीय न्यास अधिनियम का प्रवर्त हुआ था। तो 1 मार्च 1882 को प्रवर्त हुआ था। ठीक है, आगे वह व्यक्ति जो विश्वास प्रतिगृहित करता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रस्टी, न्यासी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आधुनिक साम्य के जन्मदाता कौन है? तो ये लॉर्ड नॉटिंघम है आधुनिक साम्य के जन्मदाता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रथम विधिक चांसलर कौन है? तो प्रथम विधिक चांसलर कौन है, ये क्वेश्चन डाउटेबल है जरा। लॉर्ड हार्डविक और सर थॉमस मोर, ये दोनों में डाउट है, तो आप इसको कंफर्म कर लें एक बार। ठीक है, और कंफर्म करके कमेंट करके बताएं। वैसे मैं लॉर्ड हार्डविक की तरफ ज़्यादा जाऊंगा क्योंकि मेरे तक समझ से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यास की परिभाषा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा में दी गई है? तो सेक्शन 3 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा में न्यासी कौन हो सकेगा? तो किस धारा में न्यासी कौन हो सकेगा परिभाषित करता है? सेक्शन 10 ये परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यथासक के समीप का सिद्धांत संबंधित है। तो यथासक के समीप का जो सिद्धांत है वो निकटतम संभव से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन व्यक्ति न्यासी हो सकेगा? तो कौन व्यक्ति न्यासी हो सके? विवाहित स्त्री। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोई व्यक्ति एक ही दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता, यह संकेत है। तो ये किसका संकेत है? निर्वाचन का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, निर्वाचन का सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधार सूत्र निर्वाचन के सिद्धांत पर लागू होता है? तो कौन सा आधार सूत्र निर्वाचन के सिद्धांत पर लागू होता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र परिवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है? तो कौन सा आधार सूत्र परिवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है? ऑप्शन बी होगा इसमें। साम्य उसी को किया गया मानता है जो किया जाना चाहिए। साम्य उसी को किया हुआ मानता है जो किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र पालन के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत पालन के सिद्धांत पर आधारित है? तो साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ये थोड़ा डाउटेबल भी है, ठीक है, तो कंफर्म एक बार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विवाह के द्वारा पति और पत्नी विधि की दृष्टि से एक व्यक्ति हो जाते हैं, ये किसने कहा था? तो ये ब्लैकस्टोन ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ब्लैकस्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, न्यासी के उन्मोचन का प्रावधान। तो ये धारा 71 में है, न्यासी के उन्मोचन का प्रावधान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्ट्राहन द्वारा परिभाषित किया गया है? तो कौन सा सिद्धांत स्ट्राहन द्वारा परिभाषित किया गया? तो ये निर्वाचन का सिद्धांत स्ट्राहन द्वारा परिभाषित किया गया था। ऑप्शन डी होगा। आगे है, यथाशक्ति के समीप का सिद्धांत लागू होता है। तो ये निजी न्यास और खैराती न्यास दोनों पे लागू होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, जहाँ कोई न्यासी किसी अन्य या उत्तरावर्ती है, किसी अन्य का उत्तरावर्ती है, वहाँ वह पूर्ववर्ती के व्युत्क्रम के लिए दायी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यासियों की क्षतिपूर्ति का प्रावधान दिया गया है। तो न्यासियों की क्षतिपूर्ति का प्रावधान ये सेक्शन 30 में दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास के निर्वापन के बारे में बताया गया है? तो ये न्यास के निर्वापन के बारे में सेक्शन 77 से 79, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है, स्टिकलैंड बनाम आल्ड्रिज 1804, ये मैंने क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुखवाद स्ट्रॉन्ग, ये भी मैंने क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन 52 भी ड्रॉप किया हुआ है और ये क्वेश्चन 53 भी ड्रॉप किया हुआ है। अगले क्वेश्चन वीडियो में अगर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो तब तक बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिताधिकारी द्वारा दावा त्यक्त हिस्सा है। तो हिताधिकारी दावा त्यक्त हिस्सा जो है सेक्शन 9 में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 96 सेक्शन हैं, 9 चैप्टर हैं, ठीक है, 96 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यास की प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में किस अध्याय में उल्लेख किया गया है? तो ये अध्याय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अध्याय 9 में ये उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कपट, दुर्घटना एवं विश्वास भंग, इन तीनों को रखिए अंतःकरण के संग। यह तुकांत कविता किसने ली थी? तो यह तुकांत कविता क्या है? सर थॉमस मूर, सर थॉमस मूर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उन्होंने ये की थी। किसने कहा कि लॉर्ड नॉटिंघम ने साम्य को सहयोग के विषय से सिद्धांत का विषय बना दिया? तो ये किसने कहा था? ये स्ट्राहन ने कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ये स्ट्राहन ने कहा था, ठीक है, स्ट्राहन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साम्य के अधिकार क्षेत्र का वर्गीकरण है? तो साम्य के अधिकार क्षेत्र का वर्गीकरण कौन है? क्षेत्रीय अधिकार था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन न्यायोचित व्यवहार के प्रत्यायोजन के लिए साम्यिक अधिकारों के वर्गीकरण में नहीं आता है? तो ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा विवाहित स्त्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यास के सृजन से संबंधित है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेक्शन 6। आगे, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन न्यास के सृजन के आवश्यक तत्व नहीं है? तो न्यास के सृजन के आवश्यक तत्व कौन नहीं? विधि विरुद्ध प्रयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 लागू होगा? तो ये किस पर लागू होगा? बी पर होगा, आलोक न्यास, आलोक न्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सूत्र तथ्य की भूल पर आधारित है? तो ये तथ्य की भूल पर कौन है? इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यासों का वर्गीकरण उद्देश्य के अनुसार न्यास का वर्गीकरण है? तो ये है ऑप्शन ए, निजी न्यास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वासिक संबंध है? तो वैश्वासिक संबंध क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। माता पिता पुत्र का होगा और डॉक्टर मरीज का होगा, संरक्षक तथा प्रतिपाल्य का होगा, ऑप्शन डी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा वैश्वासिक संबंध से संबंधित है? तो धारा 88 होगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण न्यास किए जाने की रीत के अनुसार है? तो उसमें भी ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विधिपूर्ण प्रयोजन से संबंधित है? तो इसमें सेक्शन 25 ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कब न्यास निर्वापित होता है? तो न्यास कब निर्वापित होता है? उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। निम्नलिखित में से भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा न्यास से प्रतिसंहरण से संबंधित है? न्यास के प्रतिसंहरण से संबंधित कौन सी है? तो सेक्शन 78 सेक्शन 78 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट बनाम नाइट 1840 नामक बात से न्यायाधीश कौन से संबंधित? तो ये लॉर्ड लॉन्गडेन ये संबंधित हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व से संबंधित है? तो ये न्यास भंग के लिए दायित्व से संबंधित कौन सी है? सेक्शन 24 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विश्वास घोषित करता है कहलाता है? तो वह कौन क्या कहलाता है? न्यासकर्ता कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत चल संपत्ति के न्यास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो क्या आवश्यकताएं उपरोक्त सभी है इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यास की विषय वस्तु अंतरणी संपत्ति होनी चाहिए, तो ये हिताधिकारी दिया गया है, लेकिन इसमें न्यास की विषय वस्तु जो अंतरणी है वो हस्ताक्षरित होनी चाहिए, तो इसमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है, ये डाउटेबल है, वैसे हिताधिकारी है। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा में कपट परिभाषित है? तो कौन सी धारा में कपट परिभाषित है? तो सेक्शन 17 भारतीय संविधान अधिनियम, इसमें कपट की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि के बारे में भूलों का प्रभाव से संबंधित है? तो कौन सी धारा संबंधित है? सेक्शन 21 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं करने देगा, निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 पर लागू होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधि का वो साम्य विधि का अनुसरण करता है, साम्य विधि का अनुसरण करता है, निम्नलिखित में लागू होता है, तो ये ऑप्शन सी होगा इसमें, ए भी दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी पर लागू होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, तो वैसे हालांकि इसको मैंने भारतीय संविधान अधिनियम 19A में होगा, लेकिन इसको आप एक बार कंफर्म करें। ठीक है, ये डाउटेबल क्वेश्चन है, कंफर्म करके कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों आना चाहिए, निम्नलिखित में लागू होता है, तो ये किस पे लागू होगा? तो ऑप्शन ए है, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 23 पे लागू होगा ये। क्वेश्चन नंबर 83 मैंने ड्रॉप किया हुआ है, आप इसको देखिएगा एक बार, और 84 ये भी मैंने ड्रॉप किया हुआ है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है, निम्नलिखित में लागू होता है, तो ये ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों पे। अगला क्वेश्चन है, साम्य उसी को किया गया मानता है जो किया जाना चाहिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर यह सभी पर लागू होता है, तो ये क्या होगा? ये भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 83 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साम्य विधि की साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अध्यारोपित करता है, निम्नलिखित में लागू होता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभिभावी होती है, निम्नलिखित में लागू होता है, तो ये ऑप्शन बी हुआ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 78 में ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन साम्य के अधिकार क्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये कौन नहीं आएगा? ये विश्वास नहीं आएगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य विधि की कमियां नहीं है? तो सामान्य विधि की कमियां कौन नहीं है? उपरोक्त कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट। ठीक है, अगला है, इंग्लैंड में साम्य के उद्भव एवं विकास को किसने तीन युगों, मध्यकालीन, रूपांतरण और आधुनिक युगों में बांटा था? तो ये किसने बांटा था? प्रोफेसर हेनरी ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बात साम्य और सामान्य विधि के बीच संबंधों के बारे में है? तो कौन सा प्रमुख वाद है? डडले बराम डडले, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगला है, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधानित करती है कि न्यास धन न्यासी द्वारा निवेश किया जा सकता है? तो ये सेक्शन 20 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेक्शन 20। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 13 संबंधित, तो धारा 13 किससे संबंधित? ऑप्शन बी से, न्यासी का न्यास संपत्ति के हक का संरक्षण करना, ऑप्शन बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 15 संबंधित, तो ये किससे संबंधित है? न्यासी की अपेक्षित सावधानी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा पूर्ववर्ती के व्यतिक्रम के लिए अदायित्व से संबंधित है? तो ये कौन सी धारा है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन बी, धारा 25। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा न्यासी का निष्पक्ष रहना से संबंधित है? तो कौन सी धारा संबंधित है? सेक्शन 17, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा लेखा और जानकारी से संबंधित है? तो लेखा और जानकारी से कौन सी धारा संबंधित है? 19, सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन 9 है और सेक्शन 19 है और ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा सन्यासियों के का पृथक दायित्व से संबंधित है? तो सेक्शन सन्यासियों के पृथक दायित्व किससे है? सेक्शन 27। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे भारतीय न्यास अधिनियम की 1882 की कौन सी धारा न्यासी के हक विलेख के अधिकार के से संबंधित है? हक विलेख के अधिकार से कौन सी धारा संबंधित है? तो सेक्शन 31। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गाइस फ्रेंड्स, ये आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, तो आप अपने स्कोर जरूर कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। और तब तक आगे के लिए बने रहिए हमारे लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके लिए मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।